हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग क्विज में प्रतिदिन एक क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए सीवी रमन को कब नोबेल प्राइज़ मिला था। तो सीवी रमन को दोस्त 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला था। इनको किस लिए बाबू? तो रमन प्रभाव के खोज करने के लिए, यानी रमन प्रभाव के खोज के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। किनको? सीवी रमन को। अब सर रमन जो प्रभाव है यह किससे संबंधित है? तब प्रकाश के प्रकीर्णन से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं गुप्त वंश की ओर। ठीक, गुप्त वंश में जो भी क्वेश्चन रह गए थे पिछले क्विज का, आज अब पूरा के पूरा घटना चक्र के बुक का कंप्लीट करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है? तो लोकायत और कपालिक। लोकायत और कपालिक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है। तो है क्या सर? तो मीमांसा और वेदांत है। मीमांसा और न्याय और वैशेषिक है, और सांख्य और योग है। तो सांख्य दर्शन के कौन है बाबू? कपिल। योग का पतंजलि। न्याय का गौतमी, महर्षि गौतमी। अच्छा, वैशेषिक के कणाद। मीमांसा के बताइए कौन है? मीमांसा के कल बताए थे ना, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। मीमांसा के कहेगा ये पूर्व मीमांसा के कौन हो गया बाबू? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के कहेगा तो बद्रायण। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बाबू बद्रायण। ठीक है, प्रवर्तक थे। अब वैशेषिक के कणाद बता दिए। आइए, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो चारवाक को। लोकायत दर्शन चारवाक को। चारवाक नहीं कहा था, याद आ रहा है क्या? कि अपना पूरा जीवन सुखी से जियो, बेशक क्यों न कर्ज लेकर ही जीना पड़े, लेकिन पूरा जीवन सुखी से जियो। यह चारवाक नहीं कहा था। ठीक है, कर्जा लेके जियो लेकिन ऐसे जियो। ठीक है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। शंकर के दर्शन को कहा जाता है अद्वैतवाद, यानी शंकर के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। बहुत बढ़िया। प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो शंकर को। प्रछन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? शंकर को। ठीक, शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती हैं। यानी बौद्ध में कई बार उनके संकलन को शामिल करने के कारण उनको प्रछन्न बौद्ध की संज्ञा दिया गया है। किसको? शंकराचार्य को। किसको? शंकराचार्य को, यानी शंकर को। चलिए, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ज्ञान के द्वारा। यानी अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति कब बाबू मिल सकता है? किसके द्वारा? तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिल सकता है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिल सकता है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे बाबू? तो रामानुजाचार्य। ठीक, आइए, निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? यानी सुनिएगा, तो किसका है हम बता रहे हैं कि किसका संबंध वेदांत दर्शन से है? तो शंकराचार्य का है, रामानुजाचार्य का है और माधवाचार्य का है। अभिनव गुप्त का नहीं है। अभिनव गुप्त का नहीं है। ठीक, सुनिएगा, शंकराचार्य का संबंध अद्वैतवाद से। अब विशिष्टाद्वैतवाद से कौन? रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद से कौन थे बाबू? माधवाचार्य। ठीक है, देखिए, अद्वैतवाद से संबंधित है शंकराचार्य, अद्वैतवाद से माधवाचार्य संबंधित है। ठीक है, अब विशिष्ट द्वैतवाद से रामानुजाचार्य। चलिए, विक्रम संवत कब चलाया गया था बाबू? तो विक्रम संवत, कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। यानी विक्रम संवत को कृत संवत या
मालव संवत भी कहा जाता है। इसकी तिथि 57 या 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। बेसिकली याद रखिएगा कि 58 ईसा पूर्व, ठीक है, या कहीं कहीं 57 ईसा पूर्व भी माना जाता है। किसका? विक्रम संवत का। शक संवत की तिथि क्या है बाबू? 78 ईस्वी में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में शक संवत शुरू हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई। अभी भारत का जो कैलेंडर है ना, यह ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कौन सा? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। और यह किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। किस संवत पर बाबू? शक संवत पर। शक संवत पर आधारित जो कैलेंडर होता है ना, उसका प्रथम माह जो होता है स्टार्ट का ईयर का फाल्गुन, ठीक है, नहीं चैत यानी प्रथम माह चैत्र, अंतिम महीना कौन है? फाल्गुन, ठीक है, फाल्गुन। सुनिएगा, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, सही है। गुप्त काल की शुरुआत 319 से 320 में, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो ये भी सही है। 1192 ईस्वी में यानी तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ कि पूरी तरह से भारत में मुस्लिम अटैक, मतलब कि मुस्लिम शासन स्टार्ट हो गया, ठीक है। मुस्लिम शासन स्टार्ट कब से हुआ? तो तराइन के द्वितीय युद्ध से 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया। तो मोहम्मद गौरी जीते हुए क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथे लगाकर अपना फिर वापस लौट गया, ठीक। गदया था क्या बाबू? तो सिक्का। गदया क्या था? एक प्रकार का सिक्का था। याद रखिएगा कि गदया क्या था? तो एक प्रकार का सिक्का था। गदया एक प्रकार का रजत सिक्का था, यानी चांदी का सिक्का था। तो चांदी के सिक्के को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था? रुपयक्का के नाम से। किसके? रुपयक के नाम से। अगर सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से। सब भूला जा रहे हैं, दिनार के नाम से। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। पुलकेशिन, तो गदया क्या था एक बाबू? तो रजत सिक्का यानी चांदी का सिक्का था। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा तो क्या होगा? तो सुनिएगा, अगर विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा ना, तो आपको 465 में 58 जोड़ना होगा, 58 जोड़ना होगा, फिर प्लस 78 करना होगा, तब आपको विक्रम संवत में पता चलेगा, ठीक है। विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष क्या होगा? तो देखिए, अगर जितना भी ईस्वी दे दे, ठीक है, ये IAS प्री 1997 में पूछा है, IAS के क्वेश्चन है, ठीक। अब बहुत आसान है, मुलायम है। सुनिएगा कैसे कह रहा है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। 465 का शक वर्ष के हैं। अब कह रहा है कि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए, 465 में 58 जोड़ेंगे और फिर 78 जोड़ेंगे, कहें कि 78 ईस्वी वाला 78 कोई दिक्कत है, कहें कि शक संवत के टाइम क्या है, यानी जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जितना ईस्वी तक जो होगा, ठीक है, उतना प्लस जितना पहले दिया है उतना प्लस जो वंश में पूछा है, जिसे जो संवत में पूछा है उसको ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो कृत संवत। मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा? कृत संवत। अभी बताए ना कि विक्रम संवत कहिए, कृत संवत कहिए या मालव संवत कहिए, बात एक ही है। अब देखिए, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, पूछ दिया ना, तो उसमें ये विक्रम संवत नहीं दिया है, कृत संवत दिया है। सोच के देखिए, EMPPCS लेटेस्ट अभी 2021 के पेपर का है। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है, तो इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? अब देखिए, शक संवत का वर्ष दे दिया 556, तो 556 में शक संवत खाली दिया है ना, तो शक संवत दिया है तो 78 जोड़ दीजिए। 78 ईस्वी में शक संवत चालू हुआ ना, तो 556 में 78 जोड़िए, आंसर पाइए 634। क्लियर? कोई दिक्कत है?
पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था क्या बाबू? तब प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर यानी पुराणों के अनुसार, पुराणों के चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। मौखरी शासकों की राजधानी कनौज थी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी बाबू? कनौज। ठीक है, मौखरी गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। अब सर दिमाग में आ गया कि मौखरी कौन थे, तो सुनिएगा, मौखरी जो थे ना वह गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कनौज बनाई थी। कहाँ पर? कनौज बनाई थी। या कनौज बाबू कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। कनौज में ही क्या हुआ था बाबू? कनौज में ही 5वीं बौद्ध संहति का आयोजन हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। ठीक, 712 ईस्वी में नहीं, 5वीं बौद्ध संहति का आयोजन। लूसेंट में 2 तक दिया है, अब इसी पर चला दिया जाए सब। प्रथम बौद्ध संहति का आयोजन 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संहति का आयोजन 383 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संहति का आयोजन 255 ईसा पूर्व। चतुर्थ का 23वीं के प्रथम शताब्दी, कहीं कहीं दे देता है 78 ईस्वी, 72 ईस्वी, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब सर कहाँ कहाँ? तो पहला वैशाली, दूसरा पहला राजगीर, दूसरा राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर और पांचवा कनौज। पांचवा कोई दिक्कत है? अब आ जाइए शासक, कौन कौन से शासक है? प्रथम बौद्ध संहति अजात शत्रु, दूसरा कलाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क और पांचवा हर्षवर्धन। कोई डाउट? कोई दिक्कत? आइए, तब 5वां बौद्ध संहति का आयोजन हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था, लेकिन कौन अध्यक्ष था? तो ह्वेनसांग। कौन था? ह्वेनसांग। ठीक, चलिए, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था बाबू? तो पुष्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना किया था। ठीक है, और मौखवीरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कनौज। अब मौखवीरी कौन थे? मौखरी कौन थे? तो मौखरी गुप्तों के सामंत थे। सामंत बता दिए हैं कि कौन होता है। हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तकों में नहीं थी? कलहण। कलहण, कलहण के एक प्रसिद्ध पुस्तक था हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? रजत रंगीली के कलहण। हर्षचरित बाणभट्ट। ठीक है, तो हर्ष के समय विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती हैं। किससे? हर्षचरित के से प्राप्त होती हैं। और कलहण कृत रजत रंगिणी में भी मिलती हैं। यानी देखिए, हर्ष का जो है ना बाबू, जितना भी हर्ष के समय का सूचना होता है या हर्ष के कार्यकाल की जो भी घटनाएं घटती हैं वो सभी का, ठीक है, किस में निहित होता है? तो कलहण। रजत रंगिणी के लेखक कौन है? कलहण। कौन है? कलहण। और ये हर्षचरित के कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के, अब दोनों में देखिए, दोनों में हर्ष के समय की सूचनाएं मिलता है। कोई दिक्कत है? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? हर्षचरित के बाणभट्ट। ठीक, हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? कनौज। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? हर्षवर्धन की राजधानी कनौज। ठीक है, इसी के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? कनौज। पहले राजधानी थानेश्वर था, हटा के कहाँ किया? कनौज। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था। किसने? तब पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था बाबू? पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय भाई साहब बहुत महान शासक था। ठीक है, उसने क्या किया था कि हर्षवर्धन को पराजित किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करवाया था, वह कौन है? प्रयाग। कौन है? प्रयाग।
ठीक है। यानी प्रयाग जो है बाबू, यहाँ पर क्या करवाया था, हर्षवर्धन ने बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करवाया था प्रयाग में। ठीक है, सुनिएगा, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था हर्षवर्धन। ठीक है, कनौज में और दूसरा प्रयाग में। एक तो करवाया था कनौज में और दूसरा प्रयाग में। ठीक, अब इसमें कनौज नहीं था इसलिए प्रयाग हो गया। कोई दिक्कत है? आइए, कवि बाण कहाँ के निवासी थे? तो कवि बाण जो यानी बाणभट्ट जो थे ना बाबू, उनका जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे पृथ्वी फुट्टा नामक गांव में हुआ था। पृथ्वी कुट्टा नामक गांव में हुआ था। किसका जन्म? बाणभट्ट का जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। किसके? कवि बाणभट्ट। कवि बाणभट्ट ने किसका रचना? तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। रजत रंगड़ी के कलहण। रजत रंगड़ी में क्या है? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास। ठीक है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। यानी चालुक्य जो शासक पुलकेशिन द्वितीय था ना, पुलकेशिन, वह हर्ष पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 618 ईस्वी में। कब? 618 ईस्वी में। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन को ही हर्ष कहा जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने आया था? तो ह्वेनसांग। ठीक, अब सुनिएगा, ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। भारत की यात्रा पर आया था ना चीनी यात्री ह्वेनसांग, तो वो अपनी यात्रा में क्या क्या चीज़ का विस्तृत विवरण किया था उसको अब बता रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षण किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषित अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। कहने का मतलब है कि हम निर्दोष हैं तो हमको कहने से नहीं होगा, उसको अग्नि, जल व विष की परीक्षा देनी होती थी। अग्नि परीक्षा देना होता था। हाँ, यानी आग में उसको कूदाया जाता होगा उस समय, जो भी कराया जाता होगा, या जल में डाल दिया जाता होगा, या विष में पिला दिया जाता होगा ऐसा, तो उसके सत्य की परीक्षा होती थी कि नहीं सत्यमान है। अगर जहर पी लिया तो सत्य है। खुद कहते और कह रहे कि व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। ये भी बात सही है। ह्वेनसांग अपने डायरी में, अपने पुस्तक में मेंशन करते हैं कि जो भी व्यापारी थे, नौका थे, नौकाओं को पर शुल्क देना पड़ता था। तब बताइए, उस समय टैक्स चलता था, आज नहीं। ना ना ना, सब तमाशा है उस कुल के, उस युग के। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो ह्वेनसांग चीन के तांग वंशी शासक ताई सुंग का समकालीन था। और ताई सुंग ने इसको क्या किया था कि जाओ भारत के भ्रमण कराओ और वहाँ से देखो कहाँ नालंदा है, कहाँ क्या है। कोई दिक्कत है? तो ताई सुंग, किसने? ताई सुंग तांग वंश का शासक था। आ चिंग मिंग चुंग मुंग ये सब आ जाएगा जितना, तो समझ है कि कहाँ का है? चीन का। सुंग सांग सिंग ये सब जितना आ जाएगा सब चीन मिंग चुंग ये सब चीन का होता है। ठीक है, हाँ। तो ह्वेनसांग ने तांग वंशी शासक ताई सुंग के समकालीन था, उसने ही भारत में भेजा था इसको। ठीक, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। कौन बाबू? तो मथुरा। ह्वेनसांग के समय में जो मथुरा था ना, वह सूती कपड़ों के लिए बेमिसाल था। बहुत यहाँ पर सूती वस्त्र बनते थे। कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश। कौशय शब्द का प्रयोग किया गया है तो रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए। यानी कौशय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कौशय शब्द रेशम के लिए है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री ईत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? चीनी यात्री ईत सिंह ने 671 से 695 ईस्वी तक वह युवक था और वह 37 बौद्ध
सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा में भारत भ्रमण करने आया था। तो 671 से 695, ठीक है, जोड़ लीजिए, इस बीच में भारत में वो आया था। सीयूकी नामक यात्रा किसकी है? वृत्तांत यात्रा सीयूकी ह्वेनसांग की पुस्तक के नाम क्या है? तो सीयूकी। इसमें भारत में जो जो यात्रा के दौरान अपना भ्रमण करके देखा था ना, तो इसी में यात्रा वृत्तांत है। ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत कौन सा है बाबू? तो सीयूकी पुस्तक में है। उसमें पूरा चर्चा है कि क्या क्या भारत में देखा, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, क्या क्या सोया, ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी तो ह्वेनसांग। वह कौन सा चीनी यात्री था जो भीनमाल की यात्रा किया था? वह कौन था बाबू? तो ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है साहब। और इसकी पुस्तक का नाम सीयूकी, जिसमें उन्होंने यात्रा वृत्तांत अपना लिखा है। आज भी भारत में ह्वेनसांग की याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो सीयूकी की रचना। उसने सीयूकी का रचना कर दिया है, सारा यात्रा वृत्तांत में अपना बात बताया है, जिससे उसकी यादें ताज़ा रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में से प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो विनिमय पत्र। हुंडी क्या था बाबू? तो हुंडी एक विनिमय पत्र था। यही सब वर्ड आजकल एक पेपर में देखने को मिल जा रहा है। आपसे पूछेगा बीपीएससी बैठिएगा, दरोगा लेवल के पेपर थोड़ा सा दीजिएगा स्टैंडर्ड, तो आपसे ज़रूर एक वर्ड पूछ दे रहा है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे कुछ दिन पहले आपको बताया था मैं, गोपुरम का अर्थ क्या होता है, इस सब का अर्थ पूछ दे रहा है। जैसे पीछे आया था ना एक, जो कि यह क्या था, रजत सिक्का था, तो इसका अर्थ, ठीक है, नहीं, इसका एक बताए थे ना तुमको। हाँ, गधैया था, क्या चीज़? तो गधैया एक सिक्का था, चांदी का सिक्का था। तो ऐसा वर्ड पूछ दे रहा है। बहुत छोट क्वेश्चन और बहुत अटकाउस क्वेश्चन। नालंदा कहाँ पर स्थित है बाबू? बिहार में। गुप्तोत्तर युग का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कनौज। यानी गुप्तोत्तर युग में कनौज जो था एक व्यापारिक केंद्र था। लेकिन सूती वस्त्र का पूछेगा कि कौन था उस समय, तो मथुरा, ठीक है। चीनी लेखक भारत के उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इन तू को दिक्कत, यानी देखो, इन अतू, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि चीनी जो लेखक थे ना बाबू, वह भारत को इन तू नाम से बुलाते थे। माने भारत नहीं लिखते थे, यून तू। तो तुम कहाँ के निवासी हो? इन तू, ठीक है। खुद ही कहते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विनाश का कारण तो क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान, इंशाअल्लाह, ठीक है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण बाबू कौन था? मुसलमान। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। उसी ने क्या कर दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। 6 माह उसमें आग जलता रह गया। इतना पुस्तकालय में पुस्तक था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है कौन? तो नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है बाबू? तो नालंदा। नालंदा बहुत सौंदर्यपूर्ण है। यहाँ देखने के बाद मन मुग्ध हो जाता है, ठीक है। हाँ, खंडहर को अगर आप वहाँ रहकर हरी भरी हरियाली को देखते हैं, उसका मजा कुछ और है। राजगीर के वो वन जंगल, वो शीशा ब्रिज, ग्लास ब्रिज जो है, उसका कुछ और मजा है, ठीक है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो कनौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या था? कनौज। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बिहार में। सुनिएगा,
सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की ही कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। बिल्कुल सही है कि सामंतवाद का जो विकास था ना बाबू, गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यम वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। यानी इस काल में जो गुप्त काल में भूस्वामी थे ना मध्यम वर्ग के और आश्रित कृषक, उनका वह वर्ग जो था अस्तित्व में आया। सुनिएगा, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में आयोजन में आया था? नहीं, पंचम में आया था। ठीक। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। यानी शंकराचार्य का जन्म बाबू कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन सा है? तो देखिए, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, याद रखिएगा। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक है। और उनके द्वारा 4 मठ स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो मानसरोवर 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। तो 4 धाम में सम्मिलित कौन है सर? तो 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, यह 4 धाम के अंतर्गत आता है। 4 धाम के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब बताइएगा, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? हरिसेन जो है, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता समुद्रगुप्त का सिंध विग्रहिक सचिव था। सुनिएगा, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता भी था। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन था? हरिसेन। और समुद्रगुप्त का सचिव भी था। और समुद्रगुप्त का सचिव कौन था? हरिसेन। और दरबारी कवि भी कौन था? हरिसेन। ठीक है। जबकि हर्ष का दरबारी कवि का कौन था? बाणभट्ट। देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, लेकिन हरिसेन का दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? यह हमेशा पेपर में पूछ रहा है। कोई दिक्कत? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी एवं कालिदास किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि एवं उनके 9 रत्नों में से एक थे। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है। भोज से संबंधित है धार का किला, दुर्गावती से गोंडवाना का किला। अच्छा, दुर्गावती किसके समकालीन थी? अकबर के। याद कीजिए, अकबर ने दुर्गावती को पराजित किया था। ठीक है। तो दुर्गावती पूछा है अभी हाल फिलहाल में कि किसके समकालीन थे? तो किसके? अकबर के। समुद्रगुप्त विदिशा, अशोक उज्जैन के किला से संबंधित है। ठीक, उज्जैन से। जहाँ पर चलिए द्वार समुद्र जहाँ पर था पहले, वहाँ वर्तमान में कौन सा राज्य है? कर्नाटक। गिरनार में गुजरात, स्थानेश्वर हरियाणा और भीलसा मध्य प्रदेश। भीलसा यानी भीलसा मध्य प्रदेश को कहा जाता था पहले। द्वार समुद्र कर्नाटक को, गिरिनगर कहाँ है? तो गुजरात में, स्थानेश्वर हरियाणा में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब भूगोल में हम लोग बढ़ते हैं। बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ भूगोल में हम लोग हरित क्रांति के बारे में स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा, हरित क्रांति नई कृषि व्यू, ठीक है, नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। किस सदी में बाबू? 20वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। 7वें दशक के दौरान। 7वें दशक। ठीक है। 7वें दशक कहने का मतलब बाबू कि 20वीं शताब्दी के 7वें दशक, यानी हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान, यानी 1966 से 67 में, 1966 से 67 में शुरू हुई थी। यह इसका प्रथम चरण था। यानी प्रथम हरित क्रांति का चरण कब से था? तो 1966 से 67 में। हरित क्रांति एक्चुअली कहाँ से शुरू हुआ? हरित क्रांति अमेरिका से। कहाँ से बाबू? अमेरिका से। मैक्सिको के रहने वाले थे कौन? हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं?
नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के रहने वाले थे? मैक्सिको के। वहीं से सर्वप्रथम हरित क्रांति का जन्म हुआ, शुरुआत हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन के। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के किस राज्य से थे? केरल राज्य से थे। ठीक, तो एम.एस. स्वामीनाथन ने ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किए थे। कब? 1966 से 67 ईस्वी में। और दूसरा हरित क्रांति की शुरुआत 1981, इसका प्रथम चरण जो 1981 तक चला। और दूसरा हरित क्रांति बाबू 83-84। दूसरा हरित क्रांति कब? 1983-84 नहीं, यानी दूसरा चरण 1981 से लेकर 95 अवधि तक था जनरली। ठीक है, 1981 से 95 तक था। ठीक है, इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म एक्चुअल में कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक ना दोस्त है, एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु में, जो कि पीछे बोला गया था क्या? हाँ, केरल में। आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी, तो एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। सदाबहार क्रांति भारत में किसके द्वारा लाया गया था बाबू? तो एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा। किस लिए? तो कृषि के पैदावार को बढ़ाने के लिए। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के रहने वाले थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। कहाँ के बाबू? संयुक्त राज्य अमेरिका के नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, और उनका जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं का जन्म अमेरिका के आइशोवा प्रांत में हुआ था। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। जो मैक्सिको अभी कुछ देर पहले बताया, तो वहाँ पर वह कर्म क्षेत्र था, यानी वहाँ पर रिसर्च वगैरह करते थे। कहाँ पर? मैक्सिको में। अब विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश कौन है? मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको के बीच में रियो ग्रांडे नदी सीमा साझा करती हैं, सीमा बनाती हैं। कौन सी नदी? रियो ग्रांडे नदी, यूएसए और मैक्सिको के बीच में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन है कि बताइए कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती हैं? कौन सी नदी कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए दोस्तों सुनिएगा, यहाँ तक तो हो गया। नॉर्मन बोरलॉग, इनका कर्म क्षेत्र कहाँ है बाबू? मैक्सिको में। बोरलॉग विश्व के 7 व्यक्तियों में से शामिल है जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, तीनों ही पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज मिल चुका है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है बाबू? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। नॉर्मन ई बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति गहरा संबंध रहा है। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका रहा है बाबू? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में अगर कहेगा कि हरित क्रांति से किसका गहरा संबंध रहा है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है बाबू? तो उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम। उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम, यानी हरित क्रांति कहने का मतलब है कि उत्पादन में वृद्धि करना, उच्च मात्रा में उत्पादन करना। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं उत्पादन से। प्रथम हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन में काफ़ी मात्रा में वृद्धि की गई। 500% वृद्धि हुई थी। किस में? गेहूं में। और उसके बाद में चावल पर प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ था? तो गेहूं को सर्वाधिक लाभ हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, तो गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत किस चीज़ के उत्पादन में प्रगति की है बाबू? तो गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो मैक्सिकन गेहूं। यानी हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप यानी मुख्य फसल कौन था? तो मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं को भारत में लाया गया था, जिससे उत्पादकता में 500% वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक किया गया, तो 2000 केजी।
रिकॉर्ड किया गया था। द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही क्या है? तो सही कथन बता रहा हूँ द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में। द्वितीय हरित क्रांति को सुनिएगा। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। यानी इसका उद्देश्य था द्वितीय हरित क्रांति में कि जिस क्षेत्र में अब तक हरित क्रांति नहीं पहुंचा है उस क्षेत्र में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीकें पहुंचाना। ठीक। और दूसरा क्या था? तो इसका लक्ष्य था कि पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन समाकलन करना। यह द्वितीय हरित क्रांति का क्या था? क्या था बाबू? संबंध था। दूसरा हरित क्रांति 1983-84 में शुरू हुआ था। ऐसे दशक पूछा जाए तो 1981 से 1995 का दशक में आ जाएगा। ठीक है। आइए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। सही है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। ठीक है, दोनों सही है। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। क्षेत्रीय असमानताओं कहने का मतलब है बाबू कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में फसल नहीं होता था उसको अलग क्षेत्र माना जाता था, जिसमें फसल होता था वह अलग क्षेत्र माना जाता था। तो अब दोनों के असमानता में वृद्धि हुई, माने उन दोनों की असमानता क्या हुई? खत्म हुई। ठीक है, यानी सभी में क्या होने लगा? उपज होने लगा। देखिए, दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। अब भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध बाबू प्याज से। झींगा मछली या प्याज से गुलाबी क्रांति का संबंध है। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से। कच्चा तेल बायोडीजल, बायोडीजल, और न कि काली क्रांति कोयला मार के आ जाइएगा मेरे जैसा। ठीक है, तो काली क्रांति का संबंध किससे? कच्चा तेल से, यानी बायोडीजल से। सुनिएगा, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है बाबू? सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से, बागवानी से। ठीक, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन ये सब से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न से, फसलों के उत्पादन से। और जबकि नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। देखिए, इसकी शुरुआत जो हुआ था ना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। भारत में मत्स्य पालन की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति का शुरुआत हुआ था। यानी भारत में नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन में है। और नीली क्रांति का भारत में शुरुआत कब हुआ था बाबू? 5वीं शताब्दी में हुआ। ठीक, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुत सुंदर, 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था, नॉट 5वीं शताब्दी। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन। मत्स्य पालन। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। अब भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना पंतनगर 1960 में, यूपी। वर्तमान में कहाँ? उत्तराखंड। पहले उत्तराखंड में था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, पंतनगर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण क्रांति के संदर्भ में सही है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध में सुमेलित, देखिए, कृषि क्रांति से संबंधित है। ओहो, कृषि क्रांति से कौन सा संबंधित है? तो सफ़ेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से भी कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से और सुनहरा क्रांति उद्यान से। लेकिन नीली क्रांति मुर्गी पालन या संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? गन्ना, कपास, बाजरा, केला। तब बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। कपास है, गन्ना है, केला है, ये सब क्या है? नकदी फसल, जिसको आप कहते हैं कैश फसल है। कौन सा फसल है? कैश। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आपात उपबंध के बारे में चर्चा करते हैं, यानी घटना चक्र के सिविक्स। घटना चक्र के सिविक्स अब पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन सोच है, यानी आपातकालीन सोच करने का मतलब है आपातकालीन व्यवस्था। तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन बाबू? तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, ठीक, और 356 राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात 360। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में यह कर्तव्य है किसका बाबू? संघ राज्य का, यानी संघ का, यह केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा और प्रत्येक राज्य की सरकार को संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करें। यह अनुच्छेद 355 में है। किस में है? 355 में है। ठीक। अब सुनिएगा, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के गड़बड़ी के कारण राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 355। देखिए, IAS प्री 2003 में भी पूछ लिया, UPPCS 2001 में पूछा। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 352। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब कब बाबू? तो बाहरी आक्रमण के द्वारा, एक सांप्रदायिक संघर्ष के कारण। बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये सांप्रदायिक संघर्ष नहीं, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सुनिएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक शांति को खतरा नहीं। आंतरिक शांति को खतरा नहीं है, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है और युद्ध है। यह 3 है, लेकिन आंतरिक शांति को खतरा ये आपातकाल की घोषणा करने का आधार नहीं है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के कारण, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये तो हो गया। आइए, संसद द्वारा संकटकालीन की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? यानी 1 माह। कितना बाबू? 1 माह। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? 1 माह। यानी कहने का मतलब है कि संकट काल आया है, उस दौरान अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करना चाहते हैं तो सांसद के जन्मे करते हैं कि सांसद के सिफारिश पर ही, यानी मंत्रिपरिषद के कहने पर ही आपातकाल लागू होगा। तो सांसद के पास अगर ये भेजते हैं तो कितने अवधि तक इसका जवाब देना चाहिए उसको? संसद द्वारा संसद द्वारा संकटापन की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर उसको क्या कर देना है? निर्णय ले लेना है आपातकाल के दौरान। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष, अगर आपातकाल लागू करना है तो ऐसे ही नहीं लगा देंगे राष्ट्रपति, वह संसद के समक्ष स्वीकृति लेंगे। लागू करने का अधिकार है किनको? राष्ट्रपति को, लेकिन वह बिना सांसद के सिफारिश के, स्वीकृति के नहीं लागू कर सकते हैं। तो आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। यानी संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन, जो कर का विभाजन है ना, कि आपको इतना देना है, आपको इतना देना है, पैसा के विभाजन, जो कर का विभाजन है बाबू, वह राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ठीक,
निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? यानी अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त आपका जो आपातकाल के दौरान आपका अनुच्छेद 20 और 21 कोई छीन नहीं सकता है। 20 और 21, ठीक है। तो अनुच्छेद 359 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि आपका कोई भी राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी, या राष्ट्रपति को ही लीजिए, मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। यानी उसके मौलिक अधिकार जो है ना, आपका मूल अधिकार है, उसको स्थगित कर सकते हैं, उसके कार्यान्वयन को। जैसे आपका मौलिक अधिकार में बहुत सारा है, ठीक है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, तो ये सारा चीज़ छीना जा सकता है एक्सेप्ट 21 और 20। 20 और 21। 20 क्या कहता है? अपराध और दोष सिद्धि के संबंध में नहीं, और दूसरा 21 जीवन जीने की, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 से मनपसंद के लड़का से बियाह करने की स्वतंत्रता, विदेश घूमने की स्वतंत्रता ना। अनुच्छेद 21 में और क्या है बताइए? हाँ, निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। सुनिए, तो अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त आपका छीना जा सकता है राष्ट्रपति के कहने पर मौलिक अधिकार। कौन सा अनुच्छेद में? तो 359 में। 359 में भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है। तो सुनिए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत, आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यानी ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसमें अनुच्छेद 358 के तहत कि आपका जो अनुच्छेद 19 में है ना, जितना भी वर्णित मौलिक अधिकार है वह पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर। 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों से जुड़े अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन से भारतीय के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21। समझ में आ गया कि नहीं? अनुच्छेद 361 का 329 कहता है, सॉरी 359 कहता है कि आपका आपातकाल के दौरान सारा मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, लेकिन एक्सेप्ट यानी 20 और 21 के अतिरिक्त, यानी 20 और 21 आपको नहीं छीना जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। एक समय में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है आपातकाल के दौरान। लेकिन ऐसे अगर बिना आपातकाल से 6 माह से अधिक नहीं, 6 माह से अधिक, यानी बिना आपातकाल के लोकसभा की अवधि 6 माह से अधिक बढ़ाई नहीं जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। यानी किसी राज्य के विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है बाबू? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है। आपातकाल के दौरान वो भी बढ़ाया जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 172 के प्रांतुक के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य के विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। सेम केंद्र वाला राज्य में भी। यानी अनुच्छेद 172 के 1 में कहा गया है कि अगर आपातकाल किसी देश में या किसी राज्य में अगर लागू है, ठीक है, तो वहाँ पर राज्यों के विधानसभा का जो कार्यकाल है वह संसद विधि द्वारा निर्धारित राज्यपाल द्वारा आपातकाल के दौरान 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर बिना आपातकाल के 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है, यानी 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी आपातकाल रहेगा तो 1 साल के लिए एक बार में, अगर आपातकाल नहीं रहेगा तो एक बार में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत है? आइए,
निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारतीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो 25 जून 1975 इंदिरा गांधी के समय की बात है। वंस देयर वाज, ठीक है। इंदिरा गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंदिरा गांधी उस समय 1975 में प्रधानमंत्री थी, कहाँ के? भारत के। वहीं क्या कि आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा दी ऑब्जेक्शन? तो राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है। सुनिएगा, गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है, यह कहकर आपातकाल 1975 में लगा दिया गया था। इसी आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया। इंदिरा गांधी भी उतना ताकतवर आदमी थी, वैसा आदमी का सरकार गिर गया। समझ रहे हो ना? एक गलती इनका था कि आंतरिक अशांति के मतलब की जगह पर ये क्या कर दी थी, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाने के वजह से, ठीक है। सबसे अधिक आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही लग रहा था। सुनिएगा, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो गवर्नर, राज्यपाल के सलाह पर। राज्यपाल कहेंगे कि साहेब मालिक, राष्ट्रपति के मालिक, हमारा राज्य में संवैधानिक व्यवस्था का हनन हो रहा है, मुख्यमंत्री से कार्यभार नहीं चल रहा है, जिसके वजह से आप क्या कीजिए कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए। अब राष्ट्रपति शासन से विनती करेंगे कौन? राज्य के राज्यपाल। तब जाके उधर से राष्ट्रपति क्या करेंगे? राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। अब सुनिएगा मामला, इसमें भी पेचीदा है। अब अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य में राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्ति वो अपने हाथ में ले सकता है। अब देखिए, अगर संवैधानिक कार्य आपका नहीं होगा, तब अगर सब चीज़ सही ढंग से हो रहा है तब नहीं कर सकते हैं। तब बंगाल पर समझाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के कौन थे जो कि आज उपराष्ट्रपति हैं? जगदीप धनखड़ जी। जब जगदीप धनखड़ जी यह उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो ये बार बार किस रामनाथ कोविंद से कह रहे थे कि साहेब यहाँ पर लगा दिया जाए, क्योंकि मामला था कि थे बीजेपी के कट्टर, उधर अपोजिट पार्टी का शासन था, ममता बनर्जी का। तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर लगवा दें ताकि सम माजा हम लूटे। अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है बाबू, तो वहाँ का कार्य संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति सारा चीज हवा करवाएंगे उनके नाम से, लेकिन कृत कौन होगा? राज्यपाल करेगा, यानी माजा लेगा मुख्यमंत्री के। कौन? राज्यपाल। सोचिए साहब, तभी ममता बनर्जी तो उतना मन खराब शासन व्यवस्था चला नहीं रही थी। आई सोच रहे थे, बार बार कह रहे थे, दिल्ली जाकर मिल रहे थे कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और उतना बड़ा स्टेट में राष्ट्रपति शासन के मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा संभालना पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन के मतलब मुख्यमंत्री वहाँ कुछ नहीं करेगी, और मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेगी कि मतलब कि मुख्यमंत्री जो है उसके सारा विधायक भी कुछ नहीं करेंगे। अब सारा कृत किस पर हो जाएगा लोड? राज्यपाल पर। राज्यपाल अच्छा से शासन व्यवस्था संभाल नहीं पाएंगे, और कुछ बीजेपी के सीटें होंगे तो वो संभालेगा, तो उतना व्यवस्था फिर लड़चड़ा जाएगा। तो इसलिए एक गलती पर इतना जल्दी क्या आपातकाल लागू नहीं होता है। जब संवैधानिक कार्यों का हनन होने लगता है ना, तब जाके राष्ट्रपति उसका भी पाबंद है। ये नहीं जितना आसान आप लोग सोच रहे होंगे कि राज्यपाल कहेंगे ना कि साहेब यहाँ पर लगा दीजिए, तो वो इतना आसानी नहीं है। संवैधानिक अब कोर्ट में कूद जाएगी ममता बनर्जी,
सबसे देश में कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कहे कि माननीय बताइए हम कहाँ संवैधानिक कार्यों का हनन किए हैं? ला तो मामला फंस जाएगा। इसको प्रूफ करना है कि ये चीज़ संवैधानिक चीज़ का हनन हुआ है। अब वो ऐसा काम नहीं कर रही थी। तो ये सब बातें होता है दोस्त, समझते रहिएगा। पॉलिटिक्स है, जितना इसको आप कनेक्टेड करके समझिएगा उतना ही मजा आएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। किसके कहने पर? राज्यपाल के सिफारिश पर। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या उपबंधी अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। समझ में आ रहा है यार? यानी कहने का मतलब है कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्ति आप संसद द्वारा चलाई जाएगी या उसके द्वारा प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। यानी जिकरा के कह देगा कि आप शासन चलाइए, उसी के द्वारा शासन चलाया जाएगा। खुद ही कहते हैं। देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणामों में होना आवश्यक नहीं है? तो सुनिएगा, कौन से परिणाम में? तो होना कौन सा परिणाम में आवश्यक है बाबू? तो देखिए, राज्य के मंत्री परिषद का हटाया जाना। यानी राज्य में अगर मंत्रिय परिषद खत्म हो गया तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। कि भाई जब मंत्री परिषद करने का मतलब कोई मंत्री नहीं रहेगा तो एक मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ देखेगा, कौन कौन विभाग देखेगा? अच्छा, स्थानीय निकाय देखिए एक ही है जुगाड़। और राज्य विधानसभा का विघटन यह नहीं है। यानी कौन सा आवश्यक नहीं है? तो राज्य विधानसभा का विघटन। जब विधानसभा के विघटन हो जाएगा तो वहाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन किस काम का? स्थानीय निकायों का विघटन। अगर स्थानीय निकाय का विघटन हो जाएगा तो उसमें भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होगा। यानी राष्ट्रपति शासन कब लागू होगा? जब राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक बार 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या, सबसे अधिक बाबू राष्ट्रपति शासन मणिपुर में 10 बार, मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार भी कम नहीं है, बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कई बार? 8 बार। उड़ीसा में 6 बार। ठीक है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय तक लगाया जा सकता है तो 3 वर्ष तक। यानी अधिकतम से अधिकतम 3 वर्ष से अधिक नहीं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना बाबू? 3 वर्ष। एक बार में 1 वर्ष। एक बार में 1 वर्ष। ठीक है, सुनिएगा, सुना पहले तो राष्ट्रपति शासन एक बार में प्रत्येक बार 6 माह। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर लगभग अधिकतम 3 वर्ष तक। यानी इसको इतना जरूरी है कि राष्ट्रपति शासन देखिए एक बार में 6 बार ही मान्य होगा। 6 माह तक, 6 माह तक मान्य होगा। उसके बाद फिर संयुक्त अधिवेशन यानी दोनों सदन यानी राज्यसभा लोकसभा के बैठक के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, तब जाकर पुनः बढ़ाया जाएगा। समझ में आ रही क्या? खुद ही कहते तो एक बार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो 6 माह। ठीक। और सर अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष तक लागू हो सकता है? तो 3 वर्ष तक। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लगा है? मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार। सुनिए, भारतीय संविधान के 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो पेप्सू में। कहाँ पर? पेप्सू। हाँ, पेप्सू अब क्या है सर? तो सुनिएगा, पेप्सू पंजाब के बारे में बात हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 के तत्कालीन पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में, और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी पेप्सू इसको कहते हैं। ईस्ट पंजाब यूनियन को क्या कहते हैं? पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया। यानी जितना भी पेप्सू संघ था ना, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन और पंजाब, इस सबको मिलाकर पंजाब कर दिया गया। तो बताइए सर्वप्रथम कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? तो पेप्सू में यानी पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब।
याद रखिएगा बाबू, बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात से संबंधित, तो सुनिएगा, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यानी वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी, यानी 2 माह समाप्त हो जाएगा तब वित्तीय जो आपात है ना उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब सुनिए वित्तीय आपात के बारे में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के फर्स्ट के तहत कहता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग के वित्तीय अस्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाएगी। अगर किसी राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है तब जाकर हम वहाँ पर क्या करेंगे, वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेंगे, अन्यथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उपयोग अब तक कभी नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात का उपयोग आज तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए अब तक ठीक है, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपात 3 बार, 1962, 1971 और 1975। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा हुआ है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 कितनी बार बाबू? 3 बार, 1962, 1971 और 1975। ठीक, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कभी नहीं। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। नाम्बियार कहा था, नाम्बियार। ठीक है, याद रख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अब हम लोग करेंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं, आप वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्त, करेंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25 जून 2023 को HAL यानी हेल ने भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो GE एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। 25 जून 2023 को किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती हैं? तो मध्य प्रदेश। किसने? मध्य प्रदेश ने हॉकी देखिए किस राज्य के? तो मध्य प्रदेश के हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। भारत और बेल्जियम देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन से बाबू? तो भारत और बेल्जियम ने। किस चीज़ के लिए? तो जांच के लिए। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान राज्य ने। किसने? राजस्थान राज्य ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ODI क्या है बाबू? तो 2023 को ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? साई हॉप यह तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर है जो ODI में वनडे, ODI क्या होता है? ठीक है, ODI में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर है। ठीक है, साई हॉप है। नासा के 8वीं, चलिए दोस्त, नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है बाबू? तो भारत। 26 जून 2023 को किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसमें? तो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने में। हाल ही में 26 जून 2023 को मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसे सम्मानित किया गया?
ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो गायक संगीतकार शंकर महादेवन को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन किया है ना। अमेरिका देश के साथ क्या किया है? समझौता ज्ञापन किया है। 27 जून 2023 को कहाँ वितस्ता महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में वितस्ता महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा महोत्सव? वितस्ता महोत्सव मनाया गया है। ठीक है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी यह टॉप पर है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। 27 जून 2023 को किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोट्टा का प्रस्ताव रखा गया है? तो आईआईटी मद्रास ने। ठीक है। किस आईआईटी ने? यानी आईआईटी मद्रास ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोट्टा प्रस्ताव रखा है। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु। कौन सा बाबू? तमिलनाडु राज्य ने अगर कोई महिला अकेला में यात्रा कर रही है ना, तो उसके साथ क्या करेगा कि सुरक्षा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये कोई योजना बनाया है। 28 जून 2023 को किसे मोस्ट प्रीफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो एनटीपीसी को। किसको? एनटीपीसी को। 8वां वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया बाबू? तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। औसत गुणवत्ता सम्मेलन मुंबई में। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? तो भारत। कौन? भारत। स्विस बैंक ने भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 3000 करोड़ रह गया है? तो 11%। स्विस बैंक में भारतीयों का धन घटकर कितने परसेंट रह गया है? 3000 करोड़ रह गया है, यानी टोटल घटकर 11% रह गया है। 28 जून 2023 को किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नंदी पोर्टल भारत सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने के लिए नंदी पोर्टल शुरुआत किया है। नंदी पोर्टल शुरू किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेदा में होगा। जेदा कहाँ है? तो सऊदी अरब में। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा बाबू? जेदा में। 28 जून 2023 को किसने साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? किसे? तो प्रिया ए एस को। किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विंसन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विंसन शुरू किया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन देश ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में सबसे शीर्ष पर। कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो MIT। 29 जून 2023 को किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। 29 जून 2023 को भारत और किस देश ने इंडस एक्स लॉन्च किया है? तो भारत और अमेरिका ने। ठीक है। चलिए दोस्तों, यहीं पर क्विज को समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्विज बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह क्विज अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है। लाइक बटन ज़रूर दबाकर वीडियो को अंत करें। और एक चीज़ और दोस्त, क्वेश्चन जो पूछ दिए हैं उस क्वेश्चन को आप ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया।